भोपाल के घर में लगे सीसीटीवी कैमरों ने कुछ चौंकाने वाले दृश्य रिकॉर्ड किए होते हैं। शाम के 7:20 पर कैमरे में एक लड़की दिखाई देती है। वो अकेले हेडफोन लगाए सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ जाती नजर आती है। इसके बाद वो कैमरे की नजर से मानो ओझल सी हो जाती है। अगले पूरे 1 घंटे तक फुटेज में कोई हलचल दिखाई नहीं देता, लेकिन ठीक करीब 8:20 पर अचानक घर में अफरा तफरी मच जाती है। कैमरे में उसी लड़की का पति, एक पड़ोसी और घर का नौकर मिलकर एक विशुद्ध शरीर को नीचे लाते दिखाई देते हैं। वो शरीर एक लड़की का था। उसकी हालत बेहद गंभीर दिखाई दे रही थी। तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी जाती है और पति लगातार CPR देता नजर आता है। लेकिन इसी दौरान कैमरे में एक और दृश्य रिकॉर्ड होता है। घर के अंदर से उस लड़की की सांस बाहर आती नजर आती है, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट या जल्दीबाजी जैसी कोई भी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक 33 साल की लड़की त्विषा शर्मा से। त्विषा नोएडा की रहने वाली होती है। त्विषा अपने माता पिता और अपने भाई के साथ रहती थी। वहीं एक भाई हर्षित शर्मा था जो इंडियन आर्मी में मेजर होता है। यह परिवार एक दूसरे के साथ बेहद ही सुखी और खुश होता है। पढ़ाई में हमेशा अच्छी रही। त्विषा ने MBA की डिग्री हासिल की होती है और उसके बाद दिल्ली के कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना शुरू किया होता है। उसकी जिंदगी सही दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन त्विषा सिर्फ नौकरी तक सीमित रहने वालों में से नहीं थी। यही वजह थी कि उसने कुछ समय के लिए ग्लैमर की दुनिया में भी कदम रखा, क्योंकि वो देखने में खूबसूरत और काफी इंटेलिजेंट भी होती है। इसीलिए त्विषा ने साल 2012 में मिस पुणे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया होता है। और यही नहीं, त्विषा ने उस साल मिस पुणे का खिताब भी अपने नाम कर लिया होता है। जिसके बाद त्विषा को मॉडलिंग और एड्स के कई सारे ऑफर्स आने लगते हैं और त्विषा ने कई सारे एड्स भी किए होते हैं। त्विषा का करियर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। मॉडलिंग की वजह से त्विषा का इंडस्ट्री में काफी नाम हो गया था, जिसके बाद उसे फिल्म में भी ऑफर मिलने लगते हैं। साल 2018 में त्विषा ने जरा संभाल के फिल्म में काम किया। वहीं इसके बाद साल 2021 में तेलुगु फिल्म मुक्री मोनागुलु में अंजलि डी नाम का किरदार भी निभा चुकी होती है। लेकिन फिर भी त्विषा को लगता है कि यह करियर उसके लिए सही नहीं है और उसका मन भी नहीं लग रहा होता है। इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के बजाय वो अपनी पढ़ाई करने और कॉर्पोरेट जॉब करने वापस लौट जाती है। जिसके बाद त्विषा ने एक बड़ी और नामी कंपनी जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन में एक बहुत अच्छे सैलरी पर एक अच्छे सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर काम करने लग जाती है। त्विषा फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग होती है। उसका परिवार भी उसे काफी सपोर्ट करता था। तभी साल आता है 2024। त्विषा की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। एक डिजिटल डेटिंग ऐप के जरिए उसकी मुलाकात भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से होती है। समर्थ जो भोपाल में एक जाना माना वकील था। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानने लगते हैं। कई बार घंटों बातचीत होती थी। फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है। त्विषा को लगने लगा कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसके साथ वो अपना भविष्य देख सकती है। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों परिवारों के बीच भी बातचीत शुरू हो जाती है। जब शर्मा परिवार ने समर्थ और उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो पहली नजर में सब कुछ प्रभावशाली दिखाई दिया। समर्थ की मां गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज होती हैं। वो पहले डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी रह चुकी होती हैं और उस समय भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष के रूप में काम कर रही थी। कानून और प्रशासनिक हलकों में उनकी पहचान
बहुत कड़ी होती है। भोपाल के कट्टार हिल्स इलाके में उनका एक बड़ा और आलीशान घर होता है। बाहर से देखने पर यह परिवार पढ़ा लिखा, सम्मानित और प्रभावशाली दिखाई देता था। शर्मा परिवार को लगा कि उनकी बेटी को एक अच्छा परिवार मिल चुका है। तभी बातचीत आगे बढ़ती है, मुलाकातें होती हैं, रिश्तेदार जुड़ते हैं और आखिरकार दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी होती है। 25 दिसंबर 2025 को उस दिन त्रिशा और समर्थ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वही शादी में अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर पिता ने करीब 20 लाख के शेयर्स और कई सारे सोने और कीमती गिफ्ट्स भी दिए होते हैं। पूरा परिवार खुश था, रिश्तेदार खुश थे और खुद त्रिशा भी अपने जीवन के नए अध्याय को लेकर उत्साहित दिखाई दे रही थी। शादी के बाद उसने नोएडा का घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भोपाल चली जाती है। भोपाल शिफ्ट होने के बाद और शादी के बाद त्रिशा ने अपने हाई पोस्ट और हाई पैकेज वाली जॉब भी छोड़ दी होती है ताकि वह अपने पति और अपने घर वालों पर ध्यान दे सके। भोपाल आने के बाद शुरुआती कुछ हफ्तों तक त्रिशा ने खुद को पूरी तरह अपने नए परिवार में ढालने की कोशिश की होती है। शादी के बाद की सामान्य जिम्मेदारियां, रिश्तेदारों से मुलाकातें और नए घर के तौर तरीकों को समझना, उसका ज्यादातर समय इन्हीं चीजों में गुजर रहा होता है। जब भी उसकी माँ रेखा शर्मा फोन करती, वो हमेशा यही कहती कि सब ठीक है, लेकिन परिवार के मुताबिक धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा था। पहले जहां वो हर छोटी बड़ी बात उत्साह के साथ अपनी माँ से करती थी, अब कई बार सवालों का जवाब सिर्फ हाँ ठीक है में देकर बातचीत को खत्म कर देती थी। दरअसल त्रिशा के ससुराल वाले दहेज को लेकर उस पर दबाव बनाने लगे होते हैं। त्रिशा के सामने एक नहीं बल्कि कई मांगे रखी जाती हैं। इनमें एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख नगद की मांग भी शामिल होती है। उस घर में त्रिशा से मांगे लगातार दोहराई जाती रही और त्रिशा के मना करने के बाद घर का माहौल तनावपूर्ण होता चला जाता है। मामला सिर्फ नकद पैसे और कार तक सीमित नहीं था। शादी के समय त्रिशा के पिता ने अपनी बेटी के भविष्य सुरक्षित करने के लिए करीब 20 लाख का शेयर और इन्वेस्टमेंट उसे गिफ्ट किए होते हैं। समर्थ और उसकी मां त्रिशा पर इसे बेचने का दबाव बना रहे थे। उसे कहा गया कि वो अपने नाम पर मौजूद शेयर बेचकर पूरा पैसा परिवार के खाते में ट्रांसफर कर दे। शुरुआत में त्रिशा ने बात टालने की कोशिश की, फिर उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन त्रिशा पर दबाव कम होने के बजाय बढ़ता जाता है। वहीं 2026 की शुरुआत होते ही हालात और ज्यादा मुश्किल होते चले जाते हैं। त्रिशा पर मेंटल टॉर्चर का सिलसिला जारी होता है। त्रिशा को यकीन नहीं हो रहा था कि यह परिवार इतना अमीर होने के बावजूद उसके पैसों के पीछे क्यों पड़ी है। धीरे धीरे त्रिशा को इस घर में घुटन महसूस होने लगती है। इसी बीच अप्रैल 2026 को त्रिशा को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। यह जानने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने ससुराल वालों और मायके वालों को इस बारे में बताती है, जहां मायके वाले तो इस बात को सुनकर काफी खुश होते हैं, लेकिन वहीं ससुराल वालों ने त्रिशा पर ही आरोप लगा दिया। त्रिशा के पति समर्थ ने त्रिशा पर बेहद ही घटिया इल्जाम लगाकर पूछता है कि यह मेरा बच्चा नहीं है, आखिर यह बच्चा किसका है। यह बात सुनते ही त्रिशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिससे उसने प्यार किया था आज उसी ने उस पर ऐसे शक किया है। त्रिशा का परिवार उस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता, जिसके बाद 7 मई 2026 को त्रिशा ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर एबॉर्शन करा दिया होता है। त्रिशा इसके बाद पूरी तरह से टूट चुकी होती है, उस घर में घुटने लगी थी। इसके बाद भी समर्थ और उसकी माँ त्रिशा पर रोज ताने मारते थे और उसे टॉर्चर करते थे। एक रात त्रिशा ने अपनी एक करीबी दोस्त मीनाक्षी को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, मैं फंस गई हूँ, बस तू मत फंसना। अब ज्यादा बात नहीं कर सकती, जब सही वक्त आएगा मैं तुझे कॉल करके सब बताऊंगी। इसी दौरान त्रिशा ने अपनी माँ रेखा शर्मा को भी कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजे, जहां उसने अपने माँ से उसके साथ हो रहे मानसिक दबाव और घुटन का जिक्र किया। कैसे उसका पति समर्थ उसे टॉर्चर कर रहा है और कैसे उसकी
उसकी माँ उसे पैसे को लेकर ताने मारती हैं। उस रात बेटी ने अपनी सारी तकलीफें अपनी माँ के साथ शेयर कर दी होती है। तभी आता है दिन 12 मई 2026 का। दोपहर के 3:12 भोपाल का एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला अंदर प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। वो महिला कोई और नहीं बल्कि त्विषा शर्मा ही होती है। पार्लर में अगले लगभग 3 घंटों तक त्विषा मौजूद रहती हैं। स्टाफ के अनुसार उसने हेड ऑयल मसाज कराया होता है, पेडिक्योर कराया और कुछ स्किन ट्रीटमेंट भी लेती हैं। उसके व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि वह किसी गंभीर मानसिक संकट में है। वहीं शाम करीब 6 बजे वो अपना ट्रीटमेंट पूरा करके पार्लर से बाहर निकल जाती है और अपने ससुराल वापस आ जाती है। वहीं शाम के समय कटारा हिल्स वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू होते हैं। रोज की तरह घर अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त दिखाई दे रहा था, लेकिन ठीक शाम 7:20 पर कैमरे में त्रिशा दिखाई देती है। कैमरे में वो अकेली दिखाई दे रही थी। हेडफोन लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए वह छत की ओर जाती है और फिर वो कैमरे की नजर से मानो गायब हो जाती है। उसके बाद पूरे 1 घंटे तक फुटेज में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन ठीक लगभग 1 घंटे के बाद शाम 8 बजे सीढ़ियों पर अचानक अफरा तफरी दिखाई देती है। कैमरे में 3 लोग नजर आते हैं, समर्थ सिंह, एक पड़ोसी और घर का एक नौकर। तीनों मिलकर एक विशुद्ध शरीर को सीढ़ियों से नीचे ला रहे थे। वो शरीर त्रिशा का होता है। उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई नहीं दे रही थी। उसे सीढ़ियों पर तुरंत लेटाया जाता है और तुरंत उसकी छाती पर दबाव डालना शुरू कर दिया जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही हो। कैमरे में समर्थ लगातार सीपीआर देता नजर आता है, लेकिन इसी फुटेज में एक दूसरा दृश्य भी रिकॉर्ड हुआ जिसने बाद में कई सवाल खड़े कर दिए। वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन नीचे जाने से पहले वह त्रिशा को उस हालत में देखती हैं, लेकिन उनके हाव भाव में वो घबराहट दिखाई नहीं देती जिसकी उम्मीद ऐसे हालात में की जाती है। ना कोई भाग दौड़, ना चीख पुकार और ना ही किसी तरह की जल्दीबाजी। ऐसे लगा मानो उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। ऐसे लगा कि मानो गिरबाला को पहले से ही पता था कि क्या हुआ था। इसके बाद त्रिशा को समर्थ और उसकी मां ने तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार बहुत देर हो चुकी होती है। आधी रात के बाद 13 मई 2026 की सुबह उसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया जाता है। नोएडा में बैठे उसके माता पिता के लिए यह खबर किसी बुरे सपने जैसे होती है। यह खबर सुनकर वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। वहीं सेना में तैनात मेजर हर्षित शर्मा के लिए यह ऐसा झटका था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। त्रिशा का परिवार भोपाल पहुंचकर ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि त्रिशा की जान उसके पति और उसकी सास ने ही ली होती है। इसीलिए वे 13 मई 2026 को पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां कई घंटों तक गुहार लगाने के बाद भी एफआईआर लिखी नहीं जाती। त्रिशा की फैमिली पुलिस को उसकी चैट्स भी दिखाती है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है, क्योंकि यह मामला गिरबाला सिंह से जुड़ा होता है। तो काफी हाई प्रोफाइल था। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा त्रिशा को मृत घोषित किए जाने के बाद मामला सीधे पुलिस के पास पहुंचा और जल्द ही भोपाल पुलिस के कमिश्नर संजय कुमार ने मीडिया के सामने बयान दे दिया होता है कि शुरुआती तौर पर यह मामला कुछ अनहोनी का प्रतीत होता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी साजिश या हत्या के संकेत नहीं मिले हैं। पहली नजर में मामला यही खत्म दिखाई दे रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सामने आने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। जब एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें मौत की वजह दम घुटने से बताई गई होती है। पहली नजर में रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को मजबूत करती दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट के दूसरे हिस्सों पर ध्यान गया, कई नए सवाल सामने आने लगते हैं। रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान बताए जाते हैं। गर्दन की बाईं तरफ खरोच के निशान होते हैं। दोनों कलाइयों पर चोटों के निशान मौजूद होते हैं। दाहिनी हाथ की रिंग फिंगर पर भी चोट पाई जाती है। सबसे गंभीर बात तो यह थी कि
सिर की बाईं तरफ लगभग 2 सेंटीमीटर का एक गहरा घाव मौजूद होता है। यह सब देखकर परिवार को यकीन हो गया कि यह नहीं है और पुलिस से सवाल करने लगी तो शरीर पर इतने अलग अलग स्थानों पर चोट कैसे आई। यही नहीं बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में त्रिशा का हाइट गलत बताया गया था। परिवार इस बात को मान चुका था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही तरीके से नहीं लिए गए हैं या फिर उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है। उनका मानना था कि समर्थ की मां अपनी ऊंचे पहुंच के साथ रिपोर्ट्स में छेड़छाड़ करवा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर के अंदर 5 अनजान आदमी दाखिल होते हैं। उन्होंने सफेद शर्ट और काले कोट पहने हुए होते हैं। बिल्कुल वकीलों की तरह वो लोग पार्लर की मालकिन किरण के पास जाते हैं और उसे डराते धमकाते हुए तुरंत उस सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हैं। त्रिशा के परिवार और उनके वकीलों का कहना था कि कई महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने में पुलिस ने लापरवाही की। इन्हीं सब कारणों से परिवार ने दूसरी पोस्टमार्टम की मांग की होती है। लेकिन जब यह मांग भोपाल की निचली अदालत में रखी गई तो अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। यह फैसला परिवार के लिए एक और झटका होता है। इसीलिए परिवार 17 मई 2026 को अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए भोपाल में सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठ जाता है और उन्होंने 3 मांगे रखी। मामले की जांच के लिए स्पेशल एसआईटी टीम बनाई जाए और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से त्रिशा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। इसके अलावा समर्थ और उसकी मां को तुरंत अरेस्ट किया जाए। करीब 21 घंटे तक वह लोग ऐसे ही घर के बाहर बैठे रहे। तब सीएम मोहन यादव जी के ऑर्डर पर अधिकारियों ने परिवार को अंदर बुलाकर मोहन यादव जी से मुलाकात करवाई, जिन्होंने त्रिशा के परिवार को दिलासा देते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आरोपी चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने मामले की जांच के लिए तुरंत ही 6 अफसर्स की खास टीम बना दी होती है, जिसका जिम्मा एसीपी रजनीश कश्यप को सौंपा जाता है। सीएम के कड़े रुख के बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ और गरिबाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली होती है, पर उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि गरिबाला ने भोपाल कोर्ट से पहले ही एंटीसिपेटरी बिल ले चुकी होती है। इसीलिए पुलिस फिलहाल उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। वो बाहर रहकर मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रही होती हैं। गरिबाला यह चाहती थी कि यह केस मर्डर नहीं बल्कि सुसाइड बने। त्रिशा के परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाए कि गरिबाला ने कुल 46 फोन कॉल्स भी किए हैं। आरोप यह है कि यह कॉल पुलिस जांच और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए की गई होती हैं, जहां 20 से 25 कॉल्स लोकायुक्त अधिकारियों को किए गए होते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को 10 से 15 कॉल किए गए। सेशन कोर्ट से जुड़े जज को कॉल किया जाता है। सीसीटीवी टेक्नीशियन को लगातार कॉल किया जाता है। एम्स भोपाल के डॉक्टरों को कॉल किया जाता है। इस बात से यही साबित होता है कि गरिबाला कुछ छुपा रही होती हैं। वहीं पुलिस समर्थ को ढूंढ रही थी। जब कोर्ट ने समर्थ की बेल की रिक्वेस्ट खारिज की, उसके बाद समर्थ सिंह पुलिस की पहुंच से फरार हो जाता है। वहीं जैसे जैसे मीडिया कवरेज बढ़ती गई, मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनता गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उसके वकालत लाइसेंस पर कार्रवाई की खबरें सामने आई और पुलिस ने भी उसकी तलाश तेज कर दी। हाई कोर्ट ने तुरंत एम्स दिल्ली के डायरेक्टर को ऑर्डर दिया कि फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक विशेष टीम तुरंत बनाई जाए और उन्हें फ्लाइट से भोपाल भेजा जाए ताकि त्रिशा का दूसरा पोस्टमार्टम हो सके। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में 4 डॉक्टरों की टीम को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। परिवार को पहली बार लगा कि शायद उनकी बात सुनी जा रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगी। उसी दौरान 22 मई 2026 को समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। कई दिनों तक फरार रहने के बाद वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका होता है। समर्थ को 10 दिन के लिए पुलिस के रिमांड पर रखा जाता है, जहां पुलिस के हिसाब से समर्थ सिंह पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा होता। उधर जनता का दबाव लगातार बढ़ रहा होता है। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया अभियान और परिवार की लगातार मांगों के बीच आखिर मध्य प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मंजूरी दे दी होती है। 28 मई 2026 को सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे एविडेंस और व्हाट्सएप चैट्स को मध्य प्रदेश के कोर्ट के सामने रख दिया, जिसके बाद जज ने एविडेंस को
देखकर सीधे गिरिबाला सिंह का पहले तो एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दिया और फिर सीधे अरेस्ट करने का आदेश जारी कर दिया होता है, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने गिरिबाला को हिरासत में ले लिया। फिलहाल गिरिबाला सीबीआई की गिरफ्त में है। आज भी इस मामले के कई सवाल को जवाब आने बाकी हैं। अब देखना होगा कि आगे यह केस किस दिशा में जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा? क्या त्रिशा ने खुदकुशी की है या फिर उसे मारा गया है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक ऐसी ही नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।